यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान। हुकूमती इत्तेहादी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी अब आवाज उठाना शुरू कर दी और वो भी ये कह रहे हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में ज्यादतियां की जा रही हैं। देखिए, वो चीजों को रिकॉर्ड पे रखना चाहते हैं। मैंने इससे पहले आपको दिखाया था और ये आप दोबारा देख लीजिए तस्वीर। ये जब गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन हुआ था इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN को कितनी आजादी थी। आप जरा इसको देख लीजिए। कुछ टाउट्स बैठे हुए हैं टीवी चैनल्स के ऊपर और वो इमरान खान साहब के बोगस में मुब्तला कुछ सहाफी भी हैं। वो बेचारे ये कहते रहते हैं कि इमरान खान साहब के दौर में इमरान खान साहब को फ्री हैंड था और पीपल्स पार्टी और PMLN जो है वो बंधे हुए थे, तो वही कुछ आज हो रहा है, कुछ भी तब्दील नहीं हुआ। वो इस तरह के आपको कहानियां और ऐसे चूरन आपको बेचते हैं। लेकिन हकायक ये है कि इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में लगभग सारे ज़िमनी इलेक्शन इमरान खान साहब हार गए थे। अगर वो अपनी ताकत इस्तेमाल करते या हुकूमती वसाइल इस्तेमाल करते या एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर दो नंबरी करते तो इमरान खान साहब वो ज़िमनी इलेक्शन जीत सकते थे। लेकिन इमरान खान साहब ने ज़िमनी इंतखाबात पे असरअंदाज होने की कोशिश नहीं की, ना ही वो गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के जो इंतखाबात हैं उसके ऊपर असरअंदाज हुए। नॉर्मली वहां पे हुकूमतें जीत जाती, लेकिन अब मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की बेजा मुदाखलत की वजह से इस इलेक्शन में सूरत-ए-हाल थोड़ी सी मुख्तलिफ है। ये गिलगित बल्तिस्तान में जब पिछली मरतबा इलेक्शन हुए इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में, तो मरियम नवाज और बिलावल देखें कैसे खुले फिर रहे थे। वहां पे फैंसी ड्रेस शो चल रहा था, फुल एंजॉयमेंट चल रही थी, पूरा प्रोटोकॉल मिल रहा था। लेकिन आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ क्या हो रहा है, ये जो सहाफी, दानिश्वर या टाउट्स, ये जो लोग भी इसको एक साथ दिखाने की कोशिश करते हैं ना कि जनाब जो पीपल्स पार्टी और PMLN के साथ हुआ वही आज PTI के साथ हो रहा है गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में या कश्मीर के इलेक्शन में, ये आपको धोखा दे रहे हैं और ये मुनाफकत कर रहे हैं। ऐसा नहीं था। कम से कम कैंपेन करने की इजाजत थी, जाने आने की इजाजत थी, रास्ते खुले हुए थे, वो अपनी तकरीर कर सकते थे, अपने झंडे उठा सकते थे, वो अपना काम कर सकते थे। जो उनकी पॉलिटिक्स है उन्होंने अपने मुताबिक की। लेकिन इमरान खान साहब की पार्टी को उन सारी चीजों की भी इजाजत नहीं है। मैं फिर आपको याद दिलाऊं कि इमरान खान साहब अपने दौरे हुकूमत में तमाम ज़िमनी इंतखाबात हार रहे थे और वो अगर असरअंदाज होते तो उन ज़िमनी इंतखाबात को जीतना किसी भी हुकूमत के लिए कोई मुश्किल काम नहीं होता। आजकल आप देख भी रहे हैं कि इंतहाई गैर मकबूल होने के बावजूद मौजूदा हुक्मरान अपने ज़िमनी इंतखाबात में कैसे फार्म 47 हासिल कर लेते हैं। अब पीपल्स पार्टी भी बोलना शुरू हो गई। उन्होंने कहा जी जो पंजाब पुलिस तैनात की गई है गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में, इससे मकामी लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात है। वो ये सोचने पे मजबूर है कि हमारे साथ ज्यादती क्यों हो रही है और हमारा हक क्यों छीना जा रहा है। लोग सवालात उठा रहे हैं। फिर वफाकी वुज़रा, MNA, सेनेटर वो वहाँ कैंपेन चला रहे हैं, वहाँ पे NOC जारी किए जा रहे हैं, जो एडिशनल ROs हैं वो तब्दील किए जा रहे हैं। इलेक्शन शेड्यूल जारी होने के बावजूद वोटर लिस्टें तब्दील की जा रही हैं। नदीम अफजल चंद साहब ने भी इसके बारे में बातें की और लोग भी कर रहे हैं अब कि वोटर लिस्टें तो तब्दील होती नहीं है इलेक्शन शेड्यूल जारी होने के बाद, लेकिन इलेक्शन शेड्यूल जारी होने के बावजूद वोटर लिस्टें तब्दील कर दी गई। और सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि क्या गिलगित बल्तिस्तान में जो इंतखाबात होने जा रहे हैं वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हैं? तो आज पूरे पाकिस्तान में आप जिससे मर्जी पूछ लें, गिलगित बल्तिस्तान में इस मरतबा होने वाले इंतखाबात फ्री एंड फेयर नहीं है। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने दो जमातों के लिए ग्राउंड बनाई है, नवाज शरीफ और जरदारी। इन दोनों की पार्टियों को मौका दिया इलेक्शन लड़ने का और इनके बीच में ही वो हुकूमत की बंदरबांट करने वाले हैं। आखिरी जो रुकावट है इनके रास्ते में वो वोटर है, अवाम है। उस रुकावट को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। इंतखाबी निशान तक बार बार तब्दील किए जा रहे हैं। यहाँ पे एक उम्मीदवार है और उन्होंने वो बेचारे बता रहे हैं जिला गदर से, वो ये बताते हैं नवाज खान नाजी, वो ये कहते हैं जनाब के पहले एक निशान दिया फिर दूसरा निशान। इस तरह की शिकायतें आ रही हैं और भी लोग बेचारे करते रहते हैं ऐसी शिकायतें। इससे मिलती जुलती बहुत शिकायतें इलेक्शन कमीशन की जानिब से आ रही है। तो जनाब वो कहते हैं पहले एक इंतखाबी निशान दिया फिर तब्दील कर दिया, अब दोबारा तब्दील कर रहे हैं। तो वो बिल्कुल इलेक्शन सर पे है। एक उम्मीदवार को वो इतने लंबे चौड़े दूर दराज के इलाके हैं वहां पे जाकर एक लोगों को बताना कि ये मेरा निशान है, वहां से आप अगले इलाके में चले जाते हैं। अब आप वापस जाके बार बार तो नहीं बता सकते ये मेरा निशान है। वो गरीब लोग हैं, वहां पे कैंपेन भी वैसे नहीं होती, तो लोग गलत निशान के ऊपर अपना ठप्पा लगा देंगे तो वो तो एक गलती हो जाएगी। बहरहाल इस किस्म की चीजें वहां पे बिल्कुल नॉर्मलाइज कर दी गई हैं और ये तस्वीरें आप देखते रहे और याद रखें कि इमरान खान साहब के दौर में खुली आजादी थी बिलावल को और मरियम को और इन्होंने शानदार कैंपेन की थी पूरे प्रोटोकॉल के साथ। कैप्टन सफदर पता नहीं किसकी तरफ से इलेक्शन लड़ रहे हैं, जाते तो वो नून लीग के जलसों में, लेकिन बदवाएं वो पीपल्स पार्टी और नून लीग को देते हैं। कैप्टन सफदर ने अभी एक जलसे में बदवा दी। उन्होंने कहा जी कि या अल्लाह जो लोग अवाम का पैसा खाते हैं उनको इस दुनिया में भी जलील कर और आखिरत में भी उनकी नस्लों को तबाह कर दे जो हमारी नस्लों को आगे नहीं बढ़ने देते। आमीन। मैं भी आमीन कहूंगा और मेरी पूरे पाकिस्तानियों से सबसे अपील है कि आप भी कैप्टन सफदर की इस दुआ के ऊपर आमीन कहें। बल्कि मैं ये चाहूंगा कि कैप्टन सफदर एक दिन जब बैठे हो ना रायवंड में या कभी जहां पे जरदारी और नवाज शरीफ इकट्ठे बैठे हो, वो वहां पे ये वाली दुआ करें
اور وہاں پہ یہ کہیں کہ یا اللہ جس نے قوم کا پیسہ کھایا وہ تباہ و برباد ہو جائے، پھر دیکھیں کیپٹن صفدر کو وہاں پہ کتنے منٹ بیٹھنے دیتے ہیں. ایک دفعہ وہاں پہ یہ دعا کریں کہ یا اللہ ان کی نسلیں تباہ کر دیں جو پاکستانیوں کی نسلوں کو آگے نہیں بڑھنے دیتے، پھر دیکھیں کیپٹن صفدر کو کیسے وہ میٹنگ میں سے اٹھاتے ہیں. اول تو میٹنگ میں بٹھائیں گے ہی نہیں، اتنی اوقات نہیں انہوں نے بننے دی کیپٹن صفدر کی، لیکن جو ان کے ساتھ ہوگا وہ بھی اچھی طرح جانتے ہیں. تو کیپٹن صفدر صاحب اپنے اندر کی بھڑاس، اپنے اندر کا غصہ وہ کبھی نہ کبھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ نکالتے رہتے ہیں، اور وہ نام لیے بغیر سچ بولتے ہیں جو جا کر بہت دور تک ہٹ ہوتا ہے. دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کے اوپر لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے، نواز شریف بھی یہ کہتے ہیں، باقی لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ کیا کیا. گلگت بلتستان کی بات کر لیتے ہیں. 1.5 سال انہیں وہاں پہ حکومت ملی ہے، لگ بھگ 1.5 سال کے آس پاس کا ٹائم ملا، کیونکہ اس کا الیکشن بعد میں ہوا تھا. کورونا وائرس گزر گیا، اس کے بعد گلگت بلتستان میں الیکشن ہوا. جب جی بی میں الیکشن ہوا اس کے بعد تو عمران خان صاحب 1.5 سال بھی نہیں رہے، بہت تھوڑا سا ٹائم ان کو ملا وہاں پہ. اس کے بعد ایک ایسا وقت شروع ہو گیا جس میں کوئی کام ہی نہیں ہو پا رہا تھا، پوری کی پوری اسٹیبلشمنٹ خلاف ہو گئی تھی، فنڈ روک دیے گئے تھے، وزیر اعلیٰ کو، وہاں کا جو وزیر اعلیٰ تھا خالد خورشید، اس کو دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا تھا. لیکن جب تک عمران خان صاحب تھے ان کو تھوڑا سا وقت ملا تو اس میں انہوں نے اسکردو ایئرپورٹ کو انٹرنیشنل فلائٹ کے لیے کھلوایا، اس کو اپ گریڈ کیا، پھر اسکردو اور گلگت کو سیاحت کا مرکز بنایا اور سرمایہ کاری وہاں پہ متعارف کروائی عمران خان صاحب نے. یہ مزمل اسلم صاحب بتا رہے ہیں. پھر کہتے ہیں بلین ٹری سونامی کا مرکز اور ماحولیات پر وہاں بہت کام کیا عمران خان صاحب کے دور میں. پھر وہاں پہ صحت کارڈ دیا گیا جو ایک بہت بڑی اچیومنٹ تھی پاکستان تحریک انصاف کی، عمران خان صاحب کی. پھر بادشاہ ڈیم پر تیزی سے کام کیا گیا اور لوگوں کو لینڈ سیٹلمنٹ کی ادائیگیاں بھی کی گئی، اور یہ کام رجیم چینج آپریشن یعنی عمران خان صاحب جب تک حکومت میں تھے تب تک عمران خان صاحب نے کیے. اب اس کے بعد سے لوگ پتہ کر لینا کہ مارچ 2022 کے بعد سے لے کر اب تک گلگت بلتستان کے لوگوں کو کیا ملا. مجھے نہیں لگتا کہ گلگت بلتستان کے لوگوں کو کچھ ملا. ہاں اس سے پہلے بھی کچھ پروجیکٹ ہو سکتے ہیں، لیکن رجیم چینج آپریشن کے بعد سے اب تک کوئی ترقی پاکستان کے اندر نہیں ہوئی، کوئی منصوبہ پاکستان کے اندر نہیں بنا. بالکل زیرو کارکردگی ہے ان کی رجیم چینج آپریشن کے بعد سے لے کر اب تک. یہی شکوہ جو ہے وہ ہمارے جو لوگ محروم ہیں، جن علاقوں میں محرومیاں زیادہ ہیں وہاں یہ شکوے زیادہ کیے جاتے ہیں، جیسے کہ آزاد کشمیر. اب آزاد کشمیر کے اندر ناظرین شیڈول آ گیا ہے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا. یہ شیڈول میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اور یہ میپ بھی ہے میرے پاس. یہ نقشہ ہے پورے آزاد کشمیر کا، یہ گرین کلر کا. اس کے اس طرف جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر ہے، اور اس طرف جو ہے وہ پاکستان آپ کو دکھائی دے رہا ہے، جہاں پہ اسلام آباد لکھا ہوا ہے، اور جہاں شری نگر لکھا ہوا ہے وہاں مقبوضہ کشمیر ہے. تو یہ تھوڑا سا حصہ آزاد کشمیر کا ہمارے پاس موجود ہے، اور ایک باریک پٹی ہے یہ صرف. تو اتنا ہی ہم لے پائے اتنے سالوں میں. تو اب یہاں پہ آپ نقشہ دیکھیں تو نیچے سے اوپر کی طرف آپ جائیں تو نیچے بھمبر ہے، اس کے بعد میرپور ہے، پھر اوپر کوٹلی آ جاتا ہے. کوٹلی کے بعد آپ مزید اوپر جائیں تو راولا کوٹ، باغ، اور پھر مظفر آباد. تو اسی نقشے کے حساب سے میپ بنایا گیا ہے عوامی احتجاج کا، لانگ مارچ کا، جو 9 جون کو ہونے جا رہا ہے. اس کا شیڈول جاری کیا گیا. 9 جون کو بھمبر اور میرپور سے لانگ مارچ کا آغاز ہوگا. قافلے کوٹلی پہنچیں گے اور کافی لیٹ پہنچیں گے، اور وہاں پہ پھر ان کا پڑاؤ ہوگا. 10 جون کو پورا کوٹلی کا جو ضلع ہے، میرپور ڈویژن راولا کوٹ کی طرف آئیں گے. یہ سارے نیچے سے جو بڑھتے ہوئے آ رہے ہیں یہ اکٹھے ہوں گے، یہاں سے مزید لوگ شامل ہوں گے اور یہ راولا کوٹ کی طرف آئیں گے. پھر پونچھ ڈویژن، ہمارے پونچھ ڈویژن کے قافلے باغ اور حلقہ مجاہد آباد کو چھوڑ کر راستے میں ملیں گے، یعنی وہ یہاں پہ آ کے شامل ہو جائیں گے. پھر راولا کوٹ آباد، یہاں پہ وہ یہ بتاتے ہیں، یہ سردار عمر نذیر صاحب نے جاری کی ہے یہ انفارمیشن. وہ کہتے ہیں پورا پونچھ ڈویژن کے تمام قافلے راولا کوٹ پہنچیں گے، اور راولا کوٹ میں یہ سارا کا سارا مجمع اکٹھا ہو جائے گا. جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے اس کے لوگ آ کر اکٹھے ہو جائیں گے راولا کوٹ میں، اور راولا کوٹ سے میرپور ڈویژن، پونچھ ڈویژن، یہ سارے اکٹھے ہو کر آگے کا رخ کریں گے اور ایک ساتھ مظفر آباد کی طرف بڑھیں گے. باقی ایریا سے جو قافلے ہیں وہ بھی آئیں گے. تو یہ ایک موٹی موٹی حکمت عملی ہے جو آزاد کشمیر میں ہونے جا رہی ہے. اور مسئلہ سب سے مین یہی ہے کہ آزاد کشمیر کے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ ان کا حق مارا جاتا ہے، ہر مرتبہ ان کے اوپر کٹ پتلی حکومت مسلط کی جاتی ہے. ہوتا یہ ہے کہ 12 سیٹیں آزاد کشمیر سے باہر پاکستان میں رکھ دی گئی ہیں. مہاجرین کے نام پہ ان سیٹوں پہ الیکشن کروایا جاتا ہے اور ان سیٹوں پہ اپنے من پسند کٹ پتلیاں بٹھا دی جاتی ہیں. ان کٹ پتلیوں کے ذریعے سے آزاد کشمیر کی حکومت بنائی جاتی ہے. یعنی 12 سیٹیں باہر سے آ جائیں نا تو 20% سے 25% کام ہو جاتا ہے. باقی اگر آپ 75% ہار بھی جائیں آزاد کشمیر میں تو آپ 25% سیٹیں لے کر بھی حکومت بنانے کے قابل ہو جاتے ہیں. موٹی موٹی بات یہ ہے. تو باہر سے سیٹیں لی جاتی ہیں، اندر سے دھاندلی کی جاتی ہے، اور 2 نمبری کر کے ہمیشہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ اس قابل ہوتی ہے کہ اپنی حکومت بنا لے. اب آزاد کشمیر کے لوگ اس بات سے ناراض ہیں. وہ یہ کہتے ہیں جی اگر آزاد کشمیر کے اندر حکومت بننی ہے اور آزاد کشمیر کے حوالے سے فیصلے ہونے ہیں تو وہ فیصلے صرف اور صرف آزاد کشمیر کے شہری کریں گے. ہاں اگر آپ نے کوئی سمبولیکلی کوئی سیٹیں رکھنی ہے تو آپ الیکشن لڑوائیں، سیٹیں بنائیں، لیکن آزاد کشمیر کی حکومت بننے میں یا گرنے میں ان باہر والوں کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہونا چاہیے.
देखिए वो आप मकबूजा कश्मीर के खाते में बना रहे हैं ना, तो वो फॉरेन पॉलिसी के ऊपर बात करें, वो इंसानी हुकूक के ऊपर बात करें, उनको वजारतें भी इसी नौयत की दी जाएं, लेकिन बाहर से एक बंदा लाकर बिठाया जाता है और वो आजाद कश्मीर में पानी के मामला, बिजली के मामला पे बैठ जाता है, वो आकर मादनियात के मामला पे बैठ जाता है, वसाइल के मामला पे बैठ जाता है, दाखिला और खारजा के मामला के ऊपर बैठ जाता है। वो बाहर से आया, उसका क्या ताल्लुक है आजाद कश्मीर के साथ? तो ये जोर जबरदस्ती की जाती है जिसके खिलाफ आजाद कश्मीर के लोग आवाज उठा रहे हैं। सबसे मेन बात है कि वो कहते हैं इन 12 सीटों को खत्म कर दें, या कम से कम हमें ये कमिटमेंट दें कि ये 12 लोगों का आजाद कश्मीर की हुकूमत बनाने में या गिराने में कोई किरदार नहीं होगा। आजाद कश्मीर के लोग अपनी हुकूमत का फैसला खुद करेंगे जैसे जमहूरियत में होता है। नाज़रीन, पाकिस्तान का जो है वो बजट तैयार हो रहा है और इसमें जो चीजें सामने आ रही हैं वो बड़ी खौफनाक है। आज मैं बात करता हूँ थोड़ा आईटी के बारे में और सोशल मीडिया के बारे में। यहाँ पे भी टैक्सेस लगाने का फैसला किया जा रहा है और इसमें जो क्रिप्टो ट्रेडिंग है उसके ऊपर 15 से 30% तक कैपिटल गेन टैक्स आयद होने का इम्कान है। देखिए सोशल मीडिया के ऊपर ये टैक्स लगाएंगे उसकी आमदन के ऊपर और टैक्स को बहुत बढ़ाएंगे, मुझे पता है इनको ये करना पड़ेगा। साथ ही साथ आईटी के ऊपर ये टैक्सेस बढ़ाने जा रहे हैं। आईटी का शोबा पाकिस्तान का पहले ही जवाल का शिकार है। इंडिया जो है वो सैकड़ों अरब कमाता है, डॉलर्स में बता रहा हूं मैं आपको, वो इतना पैसा कमाता है आईटी के शोबे में, पूरी दुनिया से वो माल लपेट के ले जाता है। पाकिस्तान नहीं कर पाता, बदकिस्मती है पाकिस्तान की। और पाकिस्तान अगर थोड़ा बहुत कर रहा है तो अब ये बहुत बड़े बड़े टैक्सेस लगा के पाकिस्तान को इस शोबे में पीछे धकेलने वाले हैं। लेकिन लोग करेंगे क्या? आईटी वाले लड़के आजकल क्या करते हैं, जितने लड़के लड़कियां आईटी में काम कर रहे हैं वो बड़े आराम से पाकिस्तान से बाहर किसी ऐसे मुल्क में अकाउंट बना लेते हैं जहां पे टैक्सेस कम है। देखिए ना, जब आप पाकिस्तान के अंदर बड़े इनसेन किस्म के, अजीबो गरीब, बहुत ह्यूज किस्म के आप टैक्सेस लगा देंगे तो पाकिस्तान में तो नौजवान इस वक्त रहना भी नहीं चाहते। जो आपने पाकिस्तान की हालत कर दी है, अमनो अमान वहां पे नहीं है, सहूलियात वहां पे नहीं है, बुनियादी इंसानी हकूक वहां पे नहीं है, फिर लोगों को आपने डराया और धमकाया हुआ है, एक जेल के अंदर लगभग आपने कन्वर्ट कर दिया एक कंट्री को। तो नौजवान पाकिस्तान में रहना नहीं चाहता, उसे घबराहट होती है पाकिस्तान में। तो अब उनके पास बड़ा आसान तरीका यह है कि ऑनलाइन बैंक अकाउंट्स बन जाते हैं पूरी दुनिया में। आप अमेरिका में बना लें, यूरोप में बना लें, गल्फ में बना लें और बहुत सारे और ऐसे हेवन्स हैं, ऐसी जगह जहां पे नौजवान बड़े आराम से अपने अकाउंट्स बना लेते हैं ऑनलाइन। अब उनकी पेमेंट उन अकाउंटों में आती है बजाय इसके कि वो पेमेंट पाकिस्तान में आए। पाकिस्तान में भी वो काम करते हैं तो वीपीएन लगा के काम करते हैं, या तो इंटरनेट की फैसिलिटी भी उनको बेचारों को बड़ी मुश्किल से मिलती है। तो वो जितनी उनकी इनकम होती है बजाय कि वो सारी इनकम पाकिस्तान में आए, वो इनकम ऐसे मुल्कों में जाती है जहां पे टैक्सेस मुनासिब है। अब पाकिस्तान को ये बात समझनी चाहिए कि ज्यादा पैसा पाकिस्तान में आएगा, पाकिस्तान के बैंकों में आएगा, पाकिस्तान में पड़ा रहेगा तो पाकिस्तान को फायदा होगा। आप उसके ऊपर टैक्स नहीं भी लेंगे तो पाकिस्तान को फायदा होगा, कम टैक्स लेंगे फिर भी पाकिस्तान को फायदा होगा। लेकिन अगर आप भारी भारी टैक्सेस लेंगे तो ये पैसा पाकिस्तान में आएगा ही नहीं। लोगों के पास दूसरा ऑप्शन है, वो पैसा पाकिस्तान से बाहर कहीं रख लेंगे और अपनी जरूरत का थोड़ा बहुत पैसा पाकिस्तान में मंगा लिया करेंगे। फिर आप क्या करेंगे? और इसी वजह से हुंडी का कारोबार जो है वो तरक्की पाता है। बाहर से लोग पैसा पाकिस्तान में हुंडियां कर करके मंगाते हैं, वो टैक्स बचाते हैं अपना। तो पाकिस्तान की हुकूमत को समझ नहीं आ रही कि आगे बढ़ना कैसे है। ये जो फॉर्मूला है ना, ये सादा सादा आप समझ लें फौजी टाइप का फॉर्मूला है कि जनाब लोगों को दबाओ, लोगों से टैक्सेस निकालो, लोगों को डंडे मारो, लोगों को गोलियां मारो, लोगों को काबू करो, लोगों को बूटों के नीचे दबा के रखो। इससे मुल्क नहीं चलते, मुल्क पॉलिसी के साथ चलते हैं। आप लोगों को सहूलियत देते हैं, आप लोगों को फैसिलिटेट करते हैं, फिर लोग पैसा पाकिस्तान में लेकर आते हैं, अपने मुल्क के अंदर लेकर आते हैं। वो पैसा मुल्क के आगे बढ़ने की वजह बनता है। आप टैक्सेस ले रहे हैं या आप ले रहे हैं उधार, पूरी दुनिया से उधार ले लेकर तबाही पे। बहरहाल जो पैसा आ रहा है उसको भी ऐसा लगता है लात मारते जा रहे हैं। इन्होंने नारे मारे थे नादरीन के बिजली हमने सस्ती कर दी है। आप सुने ना वफाकी वजीर को जो तवानाई के हैं, जिन्हें आजकल अवार्ड भी मिल रहे हैं, वो दावा करते हैं बार बार जनाब कि हमने बिजली सस्ती कर दी, पिछले साल की निस्बत सस्ती है। लेकिन ये सरकारी आदादोशुमार है, सनाउल्लाह खान साहब ने भी शेयर किए हैं, बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं। तो ये जो सरकारी आदादोशुमार हैं ये क्या बता रहे हैं? ये सरकारी आदादोशुमार बता रहे हैं कि गुज़िश्ता साल मई के मुकाबले में मौजूदा साल मई में, यानी 2025 के मई के मुकाबले में 2026 के मई में जो पाकिस्तानियों ने बिजली खरीदी वो 36.47% महंगी हुई है। यानी लगभग पाकिस्तान की बिजली 36-37% के दरमियान महंगी हो गई पिछले मई के मुकाबले में इस मई में। तो ये कैसे दावा कर सकते हैं कि पाकिस्तानियों को बिजली मादी की निस्बत सस्ती मिली है? लोगों को बेवकूफ समझते हैं, झूठ बोलते हैं और फ्रॉड करते हैं। तो ये फ्रॉड ज्यादा देर तक चलेगा नहीं। नाज़रीन एक चीज मैं आपको और बताऊं, नवाज शरीफ साहब क्योंकि इलेक्शन लड़ने गए हुए गिलगित बल्तिस्तान में, बड़े लंबे अरसे के बाद उनकी पॉलिटिकल लॉन्चिंग हुई है। इससे पहले उन्हें लाया गया था और उन्हें लॉन्च किया गया था जब उन्होंने कबूतर उड़ाए और उनके तोते उड़ गए। यास्मीन राशिद ने जेल से बैठकर उनको आज इबरतनाक शिकस्त, नवाज शरीफ को बदतरीन शिकस्त हुई
हुई, पूरे खानदान को शिकस्त हुई, लेकिन उसके बाद जूते पॉलिश करके ये लोग इक़्तिदार में आ गए। अब नवाज शरीफ साहब आउटडेटेड बातें कर रहे हैं, वो बातें कर रहे हैं जो वो आज से 7-8 साल 9 साल पहले करते थे। मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों जाने दिया। मियां साहब गिला शिकवा आपका गिलगित बल्तिस्तान के लोगों से बनता ही नहीं है, बल्कि पाकिस्तानियों का मियां साहब आपसे गिला शिकवा बनता है कि आपने हमेशा पाकिस्तानियों को ट्रक की बत्ती दिखाई कि जनाब मैं इनकलाब लेकर आ रहा हूं, और पतली गली से आप आराम से किसी जहाज पे बैठ के निकल गए डील करके। आपने हमेशा कौम को इनकलाब के पीछे लगाकर खुद पतली गली पकड़ी और हमेशा पाकिस्तान से बाहर आप चले गए। लोगों को कहा इनकलाब लेकर आओ और खुद आप डील करके बाहर चले जाते हैं। आपने हमेशा यही किया मियां साहब लोगों के साथ। अब मियां साहब की सियासत जो है ना, इसके बारे में मियां साहब के अपने साथी, उनके अपने हमदर्द, वो मीडिया वाले जो मियां साहब से बहुत प्यार करते हैं, वो लोग भी मियां साहब पे तनकीद कर रहे हैं और उनको मियां साहब की बॉडी लैंग्वेज, हारे हुए शख्स की बॉडी लैंग्वेज दिखाई दे रही है। मियां साहब जीबी में अपनी मायूसी साथ लेकर गए हैं और उनके पास अवाम को दिखाने के लिए और बताने के लिए कुछ भी नहीं है। जो तबाही उनकी सरकार ने फेर दी है, उनकी बेटी ने, उनके भाई ने जो तबाही फेरी है पंजाब में और वफाक में, उसके बाद वो लोगों से कोई क्लेम नहीं कर सकते, लोगों को कह नहीं सकते कि हमने ये कर दिया, हम ये मजीद कर देंगे। तो बहुत बुरी हालत है इस वक्त। नवाज शरीफ जो है वो बिलावल से भी बुरा परफॉर्म कर रहे हैं, और बिलावल निस्बतन बेहतर इसलिए परफॉर्म कर रहा है कि पीटीआई है ही नहीं, मैदान से ही बाहर। जो मेन खिलाड़ी है उसको मैदान से बाहर रख के तो रेलू कट्टों का मैच हो रहा है, और रेलू कट्टों के मैच में ना आवाम को दिलचस्पी है ना किसी और को दिलचस्पी है। तो शिकस्त खोरदा हारे हुए शख्स की छवि दे रहे हैं मियां नवाज शरीफ साहब इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में। नाज़रीन, बलूचिस्तान से एक खबर है, और वो खबर ये है कि कोयटा समेत बलूचिस्तान के अक्सर इलाकों में पेट्रोल लगभग नापैद होता जा रहा है। कई एरिया से ये रिपोर्ट हुआ कि 550 रुपए लीटर तक भी लोग पेट्रोल खरीदने पर मजबूर हुए। ईरानी पेट्रोल जो पहले दस्तयाब होता था, स्मगल होकर आ जाता था बॉर्डर से, वो भी अब बलूचिस्तान में दस्तयाब नहीं है। और कई इलाकों के बारे में लिखा हुआ है, कहीं पे 380 रुपए का लीटर वो भी नहीं मिल रहा, कहीं पे जो है वो कीमत पहुंची है 400, वो भी नहीं मिल रही, 500 रुपए इससे ज्यादा कीमत पर भी पेट्रोल कई जगह पे नहीं मिल रहा। बहुत किल्लत हो गई है बलूचिस्तान में पेट्रोल की, और इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल पाकिस्तान की हुकूमत है, कोई और तो है नहीं। और दूसरा, कोयटा के अंदर अचानक से जो है वो इंटरनेट सर्विसेज जो है बंद हो गई हैं और मोबाइल बंद हो गया। अच्छा, मोबाइल बंद करके ना पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे ये समझते हैं कि उन्होंने दहशतगर्दी को रोक दिया। मोबाइल फोन बंद करके उन्हें लगता है नहीं, मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं दहशतगर्द। क्या पाकिस्तानी बेवकूफ है या दहशतगर्द जो है वो पिछली सदी में रह रहे हैं? भाई वो सैटेलाइट फोन इस्तेमाल करते हैं, उनके पास बेहतरीन कनेक्शन हैं, उनके सपोर्टर्स उनके साथ मौजूद हैं, उनके पास फंडिंग है, उनके पास पैसा है। आप उनका मुकाबला नहीं कर पा रहे, आप आवाम के लिए इंटरनेट